हमने लास्ट क्लास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शुरू किया था। हमने उसका फर्स्ट फेज ख़त्म कर लिया था। आज हम उसके सिर्फ डिस्प्यूट रिड्रेशल सिस्टम की बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कंज्यूमर का कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि कंज्यूमर का काउंसिल्स कैसे होगा, कंज्यूमर का राइट कैसे डिटरमाइन होगा, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, और उसके बहुत सारे केस स्टडी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम ओनली बात करने वाले हैं डिस्प्यूट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। पहले पूरा डिस्प्यूट सिस्टम मूव कैसे होता है मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ, फिर उसका सीधा मैं रीड करूँगा। पहले पूरा डिस्प्यूट सिस्टम मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, फिर हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, ओनली रीडिंग करने वाले हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। समझो, हमारा जो डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है वो 3 लेयर में डिवाइड है, 3 लेयर्स में डिवाइड है। पहले लेयर को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहले इसका नाम हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। आज के दिन आप इसको ऐसा बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट रिड्रेशल कमीशन, पहले हम इसको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट फोरम। जो सेकेंड लेयर है स्टेट रिड्रेशल कमीशन, और जो थर्ड लेवल है नेशनल रिड्रेशल कमीशन। यानी हमारा कंज्यूमर इन 3 लेयर में से किसी भी एक लेयर के पास जाके अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा सकता है। सर कब कौन से लेयर के पास जाना है पहले वो समझो। डिस्ट्रिक्ट रिड्रेशल कमीशन या स्टेट रिड्रेशल कमीशन या नेशनल रिड्रेशल कमीशन, इसके पास तब जाओगे जब तुम्हारा जो अमाउंट इन्वॉल्व है डिस्प्यूट में वो अमाउंट मैक्सिमम अप टू 1 CR है या उससे कम है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम अप टू 1 CR, मतलब 0 रुपीज से लेके 1 करोड़ तक का केस कहाँ पे जाएगा, DRC के पास जाएगा। अच्छा, अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 10 CR तक का अमाउंट किसके पास जाएगा, SRC के पास जाएगा। और अगर आपका केस 10 CR से भी ज़्यादा है तो कहाँ पे जाएगा, NRC के पास जाएगा। हम ये जो 3 लिमिट मैंने बताया, ये जो DRC है या SRC है या NRC है, तीनों के पास 2 जुडिक्शन होते हैं केस फाइल करने के। एक को हम बोलते हैं पेक्युनियरी लिमिट, पेक्युनियरी लिमिट का मतलब मनी के टर्म में, और एक होता है बेटा जुडिक्शनल लिमिट। जुडिक्शनल लिमिट का मतलब होता है कहाँ पे केस फाइल करना है। सबका वैसा ही है, मतलब SRC का भी पेक्युनियरी लिमिट है, SRC का भी जुडिक्शनल लिमिट है, नेशनल का भी पेक्युनियरी लिमिट है और नेशनल का भी जुडिक्शनल लिमिट है। लेकिन एक बात याद रखना, सबका जुडिक्शनल लिमिट कॉमन है, एक जैसा ही है, लेकिन सबके पेक्युनियरी लिमिट अलग अलग है। इसका पेक्युनियरी लिमिट 1 करोड़ का है, इसका पेक्युनियरी लिमिट 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक का है, और इसका पेक्युनियरी लिमिट 10 करोड़ तक का है, 10 करोड़ से ज़्यादा का है। अब बात करते हैं पहले जुडिक्शनल लिमिट। जुडिक्शनल लिमिट का मतलब होता है किस एरिया में तुम कंप्लेन कर सकते हो, किस एरिया में कंप्लेन कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ जुडिक्शनल लिमिट। तो कंप्लेन कहाँ पे करना है, जहां पे डिफेंडेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, स्वप्निल ने मुझे कुछ बेचा, कुछ आर्टिकल बेचा, तो स्वप्निल क्या हो गया, सेलर हो गया, मैं कौन हो गया, बायर हो गया। अच्छा, स्वप्निल के बेचे गए आर्टिकल से मुझे नुकसान हुआ, तो केस कौन फाइल करेगा, मैं फाइल करूंगा। किसके ऊपर फाइल करूंगा, स्वप्निल के ऊपर। तो मैं क्या बन गया, प्लेंटिफ, स्वप्निल क्या बन गया, डिफेंडेंट। तो मैं अपने एरिया में केस नहीं फाइल करूंगा, जहां पे डिफेंडेंट रहता है, जहां पे डिफेंडेंट का बिजनेस है, ठीक है, जहां पे डिफेंडेंट का ब्रांच ऑफिस है, जहां पे डिफेंडेंट वर्क के कुछ काम करने, प्रॉफिट करने के लिए कुछ काम करता है, उस प्लेस पे जाके मैं क्या कर सकता हूं, केस फाइल कर सकता हूं। तो इसको बोलते हैं जुडिक्शनल लिमिट, ठीक है। और मनी के लिमिट में बता दिया कि अगर अप टू 1 करोड़ का केस होगा तो हम डिस्ट्रिक्ट के पास जाएंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तो होगा तो स्टेट के पास जाएंगे, और 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो NRC के पास जाएंगे, ठीक है। अब सुनना, अगर तुम्हें डिस्ट्रिक्ट ने कोई जजमेंट दिया, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग अपील जाती है SRC में।
डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाएगी एसआरसी में, एसआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाएगा एनआरसी में, ठीक है, और एनआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब बीच में हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये 3 लेयर्स ऑफ बॉडी है जो हमारे डिस्प्यूट की सॉल्व की बात करेगा। अब सुनना, मैंने क्या बोला, डिस्ट्रिक्ट ने जजमेंट दिया, वो तुझे अच्छा नहीं लगा तो एसआरसी में अपील, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एसआरसी डिस्ट्रिक्ट के मैटर में इंटरफेयर करता है, तो जिन बच्चों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको याद होगा सिविल प्रोसीजर कोड में 3 सेक्शन है, 113, 114, 115, 113 रेफरेंस, 114 रिव्यू एंड 115 रिवीजन, 115 रिवीजन। सुनना, तो एसआरसी के पास राइट है कि वो डिस्ट्रिक्ट के मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट अपनी औकात के बाहर जाके काम कर रहा है तो एसआरसी यहाँ पे क्या लगा देगा, सेक्शन 115 लगा देगा सीपीसी का। सेक्शन 115 क्या होता है, रिवीजन, ठीक है। तो ये इसके मैटर में इंटरफेयर करेगा, तो ये इसके मैटर में इंटरफेयर करेगा, तो ये इसके मैटर में इंटरफेयर करेगा। तो ऐसा बोलूं, एसआरसी के पास 2 जुडिक्शन हो गया, ओरिजिनल जुडिक्शन और रिवर्जनरी जुडिक्शन। नेशनल के पास भी 2 जुडिक्शन हो गया, ओरिजिनल जुडिक्शन और रिवर्जनरी जुडिक्शन, ठीक है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास भी हो गया, ओरिजिनल जुडिक्शन और रिवर्जनरी जुडिक्शन, करेक्ट है। अब सुनना, एसआरसी डिस्ट्रिक्ट के मैटर में इंटरफेयर कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ रिवर्जनरी जुडिक्शन। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अपना ही जजमेंट सुना रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ ओरिजिनल जुडिक्शन। स्टेट ये वाले केस को डील कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ ओरिजिनल जुडिक्शन। लेकिन स्टेट के मैटर में एनआरसी इन्वॉल्व हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ रिवर्जनरी जुडिक्शन। इतना याद रखना, जितने भी ये रिवर्जनरी जुडिक्शन है इसके रिगार्डिंग अपील पॉसिबल नहीं है, इसके रिगार्डिंग अपील पॉसिबल नहीं है। एक बात मुझे बता, इसने इसके मैटर में इंटरफेयर किया ना, अब ये तुझे जजमेंट दे रहा है तो ये इसका ही दिया गया तो है, तो इसके मैटर में ये दोबारा से अपील कैसे करेगा। लेकिन हाँ, क्या रिव्यू अलाउड है, यस। तो आज के दिन डीआरसी के कितने जुडिक्शन हो गए, ओरिजिनल जुडिक्शन हो गया और एक रिव्यू वाला जुडिक्शन हो गया, और ये रिव्यू बोल रहा हूं 114 वाली। अब इसके कितने जुडिक्शन होंगे, ओरिजिनल, रिवर्जनरी, मतलब ये 115 वाला है और फिर 114 वाला, तो ये रिव्यू वाली बातें हो गई। मतलब एसआरसी अपने मैटर को खुद से रिव्यू कर सकता है, डीआरसी अपने मैटर को खुद से रिव्यू कर सकता है और एनआरसी अपने मैटर को खुद से रिव्यू कर सकता है। तो हम एनआरसी के भी कितने जुडिक्शन हो गए, ओरिजिनल, रिवर्जनरी, ये रिवर्जनरी कौन सा वाला, 115 वाला, और फिर सेक्शन नंबर 114 रिव्यू। समझ में आया या नहीं आया, पक्का। अच्छा, क्या सर हम डीआरसी के रिगार्डिंग डायरेक्ट अपील एनआरसी में लेके जा सकते, नहीं, अपील का पूरा एक प्रोसीजर ही जाएगा। यहाँ से अपील यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो लास्ट जजमेंट होगा। अब कितने दिन में अपील करना है, क्या टाइम रहेगा, वो सारे टाइम लिमिट पढ़ना है, ठीक है। क्या सर अपील करने से पहले हम खुद का एमिकेबल सेटलमेंट कर सकते हैं, क्या समझौता अलाउड है, तो देखेंगे समझौता अलाउड है या नहीं। दूसरा, अपील जब भी करेगा बेटा डीआरसी के मैटर के अगेंस्ट में अपील कहां करेगा, एसआरसी में। जब भी अपील करेगा याद रखना, अपील करने का एक टाइम लिमिट होता है और अपील करने का पैसा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपील का फीस अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ऐरा गैरा कोई भी इंसान अपील करने के लिए आ जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, अपील करने के लिए वो बंदे आए, वो लोग आए जिनका केस जेन्युइन हो। अगर मैटर जेन्युइन है तो ही अपील में डालेंगे, और मैटर जेन्युइन नहीं है तो अपील में हम नहीं डालेंगे। पहला बताओ, ये पूरा चित्रहार समझ में आया, कैसे कैसे ये ट्रांजैक्शन मूव होगा, पक्का। अब हम बस इसकी प्रोसीडिंग्स करने वाले हैं। बाइफर्केशन हमारा ऑर्डर यही रहेगा, कौन सा क्या। अब मैं जब भी बोलूं रिवर्जनरी जुडिक्शन, जब मैं बोलूं ओरिजिनल जुडिक्शन, जब मैं बोलूं 114 का रिव्यू होगा, जब मैं बोलूं 115 वाला सेक्शन लगेगा, रिवीजन होगा, तो समझ जाना अमित सर किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये पूरा थीम क्रिएट किया। क्लियर है, आ जाओ अब नोट्स पे आ जाओ। डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन, पहला हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट रिड्रेशल कमीशन, ठीक है, डीआरसी की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है,
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डीआरसी। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाएगा। कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। सर एक स्टेट में कितने होंगे, एक या एक से ज्यादा, डिपेंड करता है उस स्टेट में झगड़े कितने हैं, डिस्प्यूट्स कितने हैं। ज्यादा झगड़े होंगे तो हम ज्यादा ही बना सकते हैं, कम झगड़े होंगे तो हम कम बना सकते हैं। सेकंड, कंपोजिशन, कौन कौन लोग होंगे उसमें, तो बोला एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 अदर मेंबर्स होंगे जिसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से। ठीक है। अच्छा सर इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो बोला जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये डिसाइड करेगा इनका क्वालिफिकेशन, इनको कैसे अपॉइंट करना है, इनका प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, कितने सालों के लिए अपॉइंट होंगे, इनको रिमूव किया जा सकता है या नहीं, ये सब कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। सर कितने तक का केस ये ले सकते हैं, तो क्या बोला था, मैक्सिमम 1 करोड़, 1 करोड़ तक के वैल्यू ऑफ गुड्स या वैल्यू ऑफ सर्विस तक का केस ये ले सकते हैं। ठीक है। मैंने क्या बोला था, इनके 2 लिमिट्स हैं, एक है मनी वाला और एक है जुडिक्शन वाइज। तो मनी वाले में तो 1 करोड़ है। अब देखो जुडिक्शन वाइज क्या है, क्या लिखा हुआ है, अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी मतलब जिसके ऊपर तूने केस फाइल किया है, जिसके ऊपर तूने केस फाइल किया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द अपोजिट पार्टी और ईच ऑफ द अपोजिट पार्टी वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंप्लेन ऑर्डिनरली रिजाइड। इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया था, जहां पर डिफेंडेंट रहता है, यूज किया था। दूसरा कैरीज ऑन बिजनेस, जहां पे आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो। तीसरा जहां पे ब्रांच ऑफिस है। और चौथा जहां पे तुम अपने पर्सनल गेन के लिए कोई धंधा करते हो। इन चारों में से किसी भी एक जगह पे हम केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर, आगे आ जाओ। एनी वन ऑफ द अपोजिट पार्टी वेदर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंप्लेन एक्चुअली एंड वॉलेंटरली रिजाइड्स कैरीज ऑन बिजनेस। अब देखो मान लो अगर एक बंदा एक से ज्यादा लोगों पे कंप्लेन फाइल कर रहा है और जो पार्टीज हैं वो अलग अलग एरियाज में रहते हैं, तो आप दोनों में से किसी भी एरिया में केस फाइल कर सकते हो। समझा। नेक्स्ट आ जाओ, हु मे फाइल अ कंप्लेन। ये तो हम लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके थे। कौन फाइल करेगा कंप्लेन, कंज्यूमर। और कंज्यूमर कौन होता है, जिसने आर्टिकल कंज्यूम किया है। और कंज्यूमर के बिहाफ पे वॉलेंटरली एसोसिएशन, कंज्यूमर के बिहाफ पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, कंज्यूमर के बिहाफ पे उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो वो चीज मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। देखो लिखा हुआ है, कौन फाइल करेगा कंप्लेन, पहला कंज्यूमर। और अगर एक से ज्यादा कंज्यूमर है तो सारे कंज्यूमर एक साथ मिलके कर लो। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर एसोसिएशन, किसकी बात कर रहे हैं हम, एनजीओ की बात कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या उनका अपॉइंटेड पर्सन, ये लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक, चलो अब कंप्लेन का हियरिंग कैसे होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां तक समझ में आया। चलो अब कंप्लेन की हियरिंग की बात करते हैं। Every proceeding before the district commission shall be conducted by president of that commission and at least one member sitting together. Where a member for any reason unable to conduct proceeding till it's completed, the president and other member shall continue the proceeding. अगर member किसी कारण से नहीं आ रहा है तो भाई president continue करेगा उस proceeding को। आगे देखो पावर क्या है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की। ऑन रिसीट ऑफ द कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एडमिट द कंप्लेन। ध्यान से बेटा, जब तेरे पास कोई कंप्लेन आएगा ना तो सबसे पहले डीसी को ये बोला गया तू कंप्लेन एक्सेप्ट कर। क्यों ऐसा भाई, एरी गैरी आलतू फालतू केसेस को मैं थोड़ी एक्सेप्ट करूंगा। अब तू बोल रहा है, मान लो किसी पर्सन ने कंप्लेन फाइल किया, सर माचिस के डब्बे में जो है ना सिर्फ तीसी कांडी थी, क्या करूं मैं ऐसे कंप्लेन को लेके, फालतू का केस। आप ही ने तो बोला था सर 1 करोड़ से लेस का केस होगा तो हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जा सकते हैं। भाई इतना लेस थोड़ी, जो 1 करोड़ से कम का केस है तू लेके आ गया, तो कंप्लेन तू फाइल कर, मैं देखूंगा कंप्लेन एक्सेप्ट करना है या नहीं। अब ये सर मुझे कैसे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट ने मेरा कंप्लेन एक्सेप्ट किया या नहीं किया, तो जिस दिन तू कंप्लेन फाइल करेगा उसके एक पर्टिकुलर टाइम में वो तुझे हाँ या ना बोलेंगे, और हाँ या ना बोलने के बाद ही क्या स्टार्ट होगी प्रोसीडिंग। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लेन सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाएगा,
ध्यान से भाई, रिजेक्ट करने से पहले रीजन बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं तुझे भगा दूंगा, रीजन जरूर बताऊंगा कि मैं तेरा कंप्लेन क्यों नहीं ले रहा हूं। ठीक है, देखो 21 डेज का टाइम लिखा हुआ है, कितने दिन का? 21 डेज। तो ये सारे डेज याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में डेज पूछेंगे। जब तुम कंप्लेन फाइल करते हो तो 21 डेज के अंदर में डीसी सिर्फ ये रिप्लाई करेगा एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और एक्सेप्टेड होगा तो रीजन बताने की जरूरत नहीं है, रिजेक्टेड होगा तो क्या बताओगे तुम? रीजन बताओगे। सर अगर 21 डेज के अंदर में उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो डीम्ड एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड? कितने बच्चों को लगता है डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा, डीम्ड रिजेक्टेड हो जाएगा? देखो लिखा हुआ है, अगर 21 डेज के अंदर में उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो डीम्ड एक्सेप्टेड, मान लूंगा तुमने मेरा कंप्लेन एक्सेप्ट कर लिया। याद रहेगा? चलो अब आ जाओ बेटा, रेफरेंस टू द मीडिएशन सेक्शन। सुनो, अब इस एक्ट में एक अच्छी बात, अभी अच्छा लिखा इन्होंने 2019 के लॉ में, पहले नहीं था ये प्रोविजन, कि जब कंप्लेन फाइल होगा ना तो पार्टी से हम पूछते हैं एक्सेप्टेंस होने के बाद, बता तू चाहता क्या है हमसे, हम तुम्हारे केस को सॉल्व करें या तुम दोनों आपस में समझौता करने को तैयार हो? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम दोनों मतलब कौन? जो झगड़ा लेके आए। भाई मान लो मेरा स्वप्निल के अगेंस्ट में कंप्लेन है, स्वप्निल ने मुझे कोई आर्टिकल बेचा, तो हम दोनों ने जो कंप्लेन फाइल किया, तो मान लो डीसी हम इन दोनों को ये बोल रहा है, बता जजमेंट मैं दूं या तू दोनों आपस में समझौता करना चाहता है? अगर तुम दोनों ये डिसाइड करता है कि हम दोनों आपस में ही समझौता कर लेंगे, ठीक है, करेगा तो ज़रूर लेकिन मेरे सामने में, मतलब हम एज ए मीडिएशन का रोल प्ले कर देंगे। क्लियर है? तो देखो मैंने कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, कितने दिन का टाइम है? 21 डेज। 21 डेज के बाद डीम्ड एक्सेप्टेड। अब एक्सेप्ट हो गया तो अब मेरे से ही डिपार्टमेंट क्या पूछेगा, बता तेरा मैं मीडिएशन करूं या आगे केस को कंटिन्यू कैरी ऑन करूं? देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द कंप्लेन आफ्टर एडमिशन और एट द एनी लार्ज लेटर स्टेज, it appears to the district commission that there exists element of settlement which may be acceptable to the parties, then it may direct the parties to given in writing within 5 days consent to have their dispute settled by mediation, where the parties agree for the settlement by mediation and give their consent to the district commission shall within 15 days of the receipt of the consent refer the matter to the mediation. सॉरी 15 डेज बोला मैंने, 5 डेज, 5 दिन के अंदर मैटर कहां रेफर कर देगा? तुम्हारा मीडिएशन के पास। यानी अब तुम्हारा, तुम दोनों के सामने में ही तुम दोनों का समझौता करवा दिया जाएगा। ध्यान से, इस समझौते को हम ये नहीं बोलेंगे कि जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन का आया, आपसी समझौता हुआ है, इसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। याद रहेगा? आगे आ जाओ, प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेन। अब सुनो, When the DC will proceeds with the complaint, अब देखो पहले तो डीसी ने क्या बोला, सेटलमेंट खुद से कर ले, मेरे सामने में करवा देता हूं मैं, अगर वो हो गया तो ठीक है, तो डीसी आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन तेरा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा तो डीसी क्या करेगा? कंप्लेन को प्रोसीड्स करेगा। अब ध्यान से ये स्टेप याद रखना, ये 5 नंबर में सीधा स्टेप लिखने को आएगा कि डीसी कंप्लेन कैसे प्रोसीड्स करेगा। पहला, ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेन in if case was referred to mediation then on the failure of settlement। देख मैंने क्या बोला, पहले तेरा कंप्लेन एडमिट होगा, फिर मीडिएशन होगा, मीडिएशन नहीं हो पा रहा तो डीसी अपनी हरकतें स्टार्ट करेगा, मीडिएशन हो गया तो डीसी अपनी हरकतें स्टार्ट नहीं करेगा, मीडिएशन फेल कर गया, अब डीसी पिक्चर में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर बी, प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन द कंप्लेन रिलेट्स टू एनी गुड्स, send a copy of complaint to the opposite party within 21 days of admission। सुनो, मैंने डीसी को कंप्लेन कर दिया, अब डीसी ने मेरे कंप्लेन को एडमिट कर दिया, एडमिट करने के 21 डेज के अंदर मैं अपोजिट पार्टी को बता दूंगा कि भैया तेरे खिलाफ ये केस आए हैं। ठीक है, आगे डायरेक्ट द अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी को बोलेगा विद इन 30 डेज रिप्लाई कर, कितने दिन में? 30 डेज में रिप्लाई कर, और वो 30 डेज और बढ़ा के 15 डेज तुझे मिल सकता है, मतलब मैक्सिमम 45 डेज में रिप्लाई करो। आगे, इफ अपोजिट पार्टी ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेन डिनाइज द डिस्प्यूट और एलिगेशन, omit or fail any action, DC then proceeds to settle the consumer dispute in the following manner। चलो अब ध्यान से देखो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा।
If the complaint alleges a defect in the goods which cannot be determined without proper analysis or test of the goods, obtain a sample of the goods from the complainant, seal it and authenticate it, refer to the sample so related to the appropriate laboratory along with the direction that the such laboratory to make, analyze or test wherever may be necessary with a view to finding out the whether such goods suffer from any defect allegation or not. और ये रिपोर्ट कितने दिन में सबमिट करना है? 45 डेज, और एक्सटेंशन होके और कितना मिल सकता है वो डीसी आपको बता देगा. Before any sample of the goods is referred to the any appropriate laboratory, DC will require the party to deposit with the commission such fees. ध्यान से, आपका लेबोरेटरी में केस तभी जाएगा जब आप पैसे जमा करोगे. फोकट के काम यहाँ पे कुछ भी नहीं होंगे. आप ही का गुड्स है, आप ही का सैंपल होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे. पॉइंट नंबर 5. DC will then remit the amount of appropriate laboratory to enable the carry out the analysis and test and receipt of the report from the appropriate laboratory. If any of the party dispute the correctness of the finding of the appropriate laboratory or dispute the correctness of the method of analysis or test adopted by the appropriate laboratory, then DC will direct the opposite party or complainant submit in writing his objection. कभी कभी होगा ना कि मान लो जो केमिकल टेस्टिंग वगैरह हो रहा है उसमें मुझे डाउट है कि भाई केमिकल टेस्टिंग गलत किया जा रहा है, तो मैं डीसी को अप्लाई करूंगा, फिर डीसी बोलेगा ठीक है हम चेक करते हैं कि केमिकल टेस्टिंग सही हो रहा है या गलत. 7. DC will give both the parties opportunity of being heard. दोनों पार्टी को समझौता दिया जाएगा. Procedure to be followed when complaint relates to any service or where complaint relates to the goods but procedure under B cannot be followed. B वाला प्रोसीजर मतलब इन केमिकल टेस्टिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है. डायरेक्ट द अपोजिट पार्टी टू गिव हिज वर्जन ऑफ द केसेस विद इन 30 days और सच एक्सटेंडेड टाइम विद इन 15 days. इफ द अपोजिट पार्टी रिसीट अ कंप्लेन और डिनाइज द डिस्प्यूट, अगर वो डिस्प्यूट मना कर रहा है या फिर वो टाइम पे डिस्प्यूट का रिप्लाई नहीं कर रहा, डीसी क्या करेगा बेटा? प्रोसीड्स स्टार्ट कर देगा. कैसे प्रोसीड स्टार्ट करेगा? अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो सीधा मैटर का जजमेंट सुना देगा. सीधा मैटर का जजमेंट सुना देगा क्योंकि मुझे अपोजिट पार्टी कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है. लेकिन ध्यान से, जब भी कोई जजमेंट सुनाएगा, जजमेंट ऐसा देना जो दोनों पार्टी के लिए एप्लीकेबल हो, बाइंडिंग हो. मतलब ऐसा कुछ भी मत ऐसा बोल देना जो करना ही इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो पॉइंट नंबर डी देखो क्या लिखा हुआ है. अदर पॉइंट्स. Proceeding conduct according to the B and C mentioned above shall not be called in a question in any court on the ground that the principle of natural justice has not been compliant with. ध्यान से बेटा, जब भी हम डीसी के पास केस सॉल्व करेंगे ना, तो ज्यूरी का एक चैप्टर यहाँ पे मत लगा देना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. क्यों? क्योंकि ये कोर्ट नहीं है और नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट कहाँ पे लगेगा? कोर्ट में अप्लाई होगा. सेकेंड पॉइंट. Every complaint shall be heard by the district commission on the basis of affidavit. ध्यान से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपके केस को तभी सुनेगा जब तुम केस के साथ एफिडेविट अटैच करोगे. विदाउट एफिडेविट वो आपके केस को नहीं लेगा. नेक्स्ट. Where the application is made for the hearing for examination of parties in a person through video conferencing, then DC may allow on a sufficient cause. कभी कभी होता है ना भाई, पार्टी नहीं आ पा रहा, पार्टी को प्रॉब्लम है, तो ठीक है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग भी कर लेंगे. अच्छा, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए? अब ये टाइम रट्टा मारना बेटा. अगर केमिकल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 3 महीना. कितने महीने में? 3 महीने. अच्छा, 3 महीने कहां से? अपोजिट पार्टी को नोटिस देने के बाद से. ठीक है. अच्छा, अगर केमिकल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो 5 महीना. कितना महीना? केमिकल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो 5 मंथ्स के अंदर अंदर में जजमेंट आ जाना चाहिए. किसका? डीसी का जजमेंट आ जाना चाहिए. याद रहेगा या नहीं रहेगा? चलो अब इसको ऐसे रट्टा मारो. हमने डीसी के पास कंप्लेन किया. ठीक है, डीसी को जिस दिन हम कंप्लेन फाइल करेंगे उसके 21 डेज के अंदर में या तो वो हाँ बोल देगा या तो ना बोल देगा. एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. 21 डेज में अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आफ्टर 20 वाज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड. जब एक्सेप्टेड हो जाएगा, अब वो पार्टी को एक नोटिस भेजेगा, क्या मैं तुम्हारा मीडिएशन करूं? अगर पार्टी ने 5 दिन के अंदर में रिप्लाई कर दिया मीडिएशन का, तो डीसी सीधा क्या करेगा? मीडिएशन यानी मैटर मीडिएटर को भेज देगा और मीडिएटर सेटल कर देगा. लेकिन 5 डेज के अंदर में पार्टी का कोई रिप्लाई नहीं आया, अब डीसी केस को प्रोसीड करना शुरू करेगा. अब प्रोसीड कैसे करेगा?
सबसे पहले वो नोटिस भेजेगा अपोजिट पार्टी को, और अपोजिट पार्टी को क्या बोलेगा, भैया 30 दिन के अंदर में तू रिप्लाई कर कि मैं तेरे अगेंस्ट में एक्शन क्यों ना लूँ। 30 डेज में अगर तू रिप्लाई नहीं कर पाता है और देयर इज ए सफिशिएंट कॉज तो ठीक है, 45 डेज का मैं तुझे और 15 दिन का और एक्सटेंशन दे रहा हूँ, मैक्सिमम 45 डेज में तुझे रिप्लाई करना है। अगर 45 डेज में तूने रिप्लाई नहीं किया तो डीसी अपना एक्शन स्टार्ट कर देगा। अब डीसी जब भी एक्शन स्टार्ट करेगा, अब उसको लगता है कि आर्टिकल की केमिकल टेस्टिंग करवानी है, तो वो केमिकल टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी ऑफिस भेजेगा। उसका खर्चा, सारा का सारा खर्चा कौन बियर करेगा, भैया जिसका वो गुड्स है, जिसका वो सर्विस है, वही बियर करेगा। अब लेबोरेटरी को एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर में आपको रिपोर्ट सबमिट करना। वो टाइम कितना है, 45 डेज के अंदर में आपको अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। और सच एक्सटेंडेड टाइम, अगर जो भी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया डीसी ने तो उस टाइम में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। अब उस रिपोर्ट के बिना पे डीसी क्या सुना देगा, जजमेंट सुना देगा। ये है पूरा प्रोसीजर ऑफ डीसी। क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा, कौन से एरिया के डीसी में केस फाइल करोगे, सिंपल, जहां पे पार्टी अपोजिट पार्टी रहता है, बिजनेस करता है, या फिर उसका प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट के लिए कोई काम धंधा करता है, हम उस एरिया के डीसी को केस फाइल कर सकते हैं। जब भी वो सेटलमेंट करेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पक्का देगा, बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के कोई वो जजमेंट नहीं सुनाएगा। अच्छा, जजमेंट कितने टाइम में आ जाना चाहिए, तो अगर केमिकल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो 3 मंथ्स के अंदर में। अच्छा, 3 मंथ्स कहाँ से काउंट करेंगे, जब अपोजिट पार्टी रिप्लाई करता है वहाँ से 3 मंथ्स, ठीक है। और अगर केमिकल टेस्टिंग की नीड होगी तो 5 मंथ्स के अंदर में वो क्या दे देगा, जजमेंट दे देगा। याद रहेगा या नहीं, पक्का। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, डीसी के पास से वही पावर है जो सिविल प्रोसीजर कोड में पावर लिखी गई है। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग, एविडेंसेस इकट्ठा करना, एविडेंसेस के बिना पर रिप्लाई करना, वो सेम। तो ये पावर रट के जाना बेटा। पॉइंट नंबर एफ में देखो मैंने कुछ पावर लिखे हुए हैं, ये पावर रट के जाना पेज नंबर 20 पे, है ना। पॉइंट नंबर एफ, पावर ऑफ डीसी। एग्जाम में सीधा सीधा ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि डीसी के पावर्स बताओ, ठीक। चलो, तो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन बेटा खत्म हो गया। अच्छा, एक बात और, डिस्ट्रिक्ट कमीशन किस टाइप के ऑर्डर देगा, किस टाइप के ऑर्डर देगा। जब वो ऑर्डर देगा कि भैया क्या करना है तुझे, कैसे ऑर्डर देगा, तो एग्जाम में वो ऑर्डर पूछ देता है। तो कम से कम 6 ऑर्डर आपको याद रखने हैं। देखो लिखा हुआ है सेक्शन 39, पहला, डीसी ऑर्डर देगा कि रिमूव करो डिफेक्ट, रिमूव करो गुड्स का डिफेक्ट। दूसरा, डीसी ऑर्डर देगा रिप्लेस करो गुड्स को, गुड्स को रिप्लेस करो। तीसरा, डीसी ऑर्डर देगा, पेज नंबर 21 बेटा, रिटर्न द कंप्लेन, क्या, प्राइस, जो उसका नुकसान हुआ है वो दो। रिमूव द डिफेक्ट ऑफ गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस। फिर डिसकंटिन्यू करो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिसकंटिन्यू करो हैजार्ड्स गुड्स को सेल करना। अगर मार्केट में ऑलरेडी तेरा हैजार्ड्स गुड्स जा चुका है, चल उसको विथड्रॉ कर, वापस मंगवा उसको। मैन्युफैक्चर पे रोक लगा दो, हैजार्ड्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। इसके अलावा कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा वो डीसी डिसाइड करेगा, केस टू केस। देन पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्ड एज अ कॉम्पनसेशन, पे सच अमाउंट एज मे बी अवॉर्डेड बाय द कॉम्पनसेशन इन द प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। याद है लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, कि मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, ऑल आर लाइबल फॉर द प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में गलत कैसे। पॉइंट नंबर के ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, टू पे सच सम एज मे बी डिटरमाइंड बाय इट इफ इन द ओपिनियन that the loss or injury has been suffered by a large number of consumers who are not identifiable conveniently, it may be noted that the minimum amount of sum so payable shall not be less than 25% of the value of defective goods sold। कम से कम 25% का तो कॉम्पनसेशन तुम्हें मिलेगा। मान लो 4 लाख की तुमने कोई गुड्स बेची थी, 4 लाख का 25%, 1 लाख रुपए तुम्हें कॉम्पनसेशन के तौर पे तो देना पड़ेगा। याद रहेगा। चलिए, तो इसमें से कोई भी 6-7 आइटम जो भी आपको इजीली याद हो जाए वो याद कर लेना। और नीचे देखो लिखा हुआ है रिव्यू बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्या बोला था, आज के दिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन को एक राइट है कि वो अपने मैटर को दोबारा से रिव्यू कर सकता है। क्लियर।
तो ये था तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक, अच्छा अभी मैंने क्या बोला था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट अपील कहाँ जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो भी ऑर्डर देगा ना उस ऑर्डर का 50% अपील फीस पे करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट पेज के सबसे टॉप पे सेक्शन नंबर 41 लिखा हुआ है, अपील फीस हमेशा कितना पे करना पड़ेगा, 50% ऑफ द अमाउंट जो भी डिसाइड किया था डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, उसका अपील फीस कहाँ पे करोगे, एसआरसी के पास। क्लियर। तो पहले हमने कंप्लेंट कहाँ फाइल किया, पूरा प्रोसीजर याद हो गया। अब आते हैं किसके पास, एसआरसी। देखो एसआरसी को एस्टैब्लिश करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। कौन एस्टैब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अगेन स्टेट डिसाइड करेगा कि कितने लोग होंगे। अब इसमें यहाँ पे एक बेटा प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 4 मेंबर्स होंगे। कम से कम कितने मेंबर होंगे, 4 मेंबर होंगे। और कितने मेंबर रखने वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। यहाँ पे भी सेम वही लिखा हुआ है कि इनका क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, टर्म्स ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये सब कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। देन जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगेन 2 बातें बताओ, मनी के टर्म में 1 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 10 करोड़ तक। और जुडिक्शन वाला सेम, जुडिक्शन वाला सेम है जो हमने पीछे पढ़ा था, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ का नोट पढ़ो बेटा, नोट 1 क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, स्टेट कमीशन shall also has the power to call for the record and pass appropriate order in any consumer dispute which is pending before or has been decided by district commission। यही बताया था मैंने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मैटर में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, या तो मैटर पेंडिंग है या तो डिसाइड हो चुका है। अगर डिसाइड हो चुका है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एपलेट जुडिक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर डिसाइड नहीं हुआ है, अभी भी डिस्ट्रिक्ट के पास पेंडिंग है और स्टेट इंटरफेयर कर रहा है, तो क्या बोला था मैंने, रिवर्जनरी जुडिक्शन बताया था। इसलिए मैंने पहले ही चार्ट में वो कंप्लीट कर दिया था। तो अब ऐसे रट्टा मारो, स्टेट कमीशन के पास कितने राइट्स हो गए, ओरिजिनल जुडिक्शन, रिवर्जनरी जुडिक्शन, एपलेट जुडिक्शन। याद रहेगा, ओरिजिनल, रिवर्जनरी, एपलेट और एक रिव्यू वाला, हो गया ना। रिव्यू किस में आएगा, 114 या 115, 114 में रिव्यू और 115 में रिवीजन। याद रहेगा, वही मैंने वहां पे नोट 1 और नोट 2 करके डाल दिया है। जुडिक्शन वेयर केसेस टू बी फिल्ड, क्या बताया था, कहां पे केस फाइल करोगे, जहां पे पार्टी रहता है। कौन पार्टी, अपोजिट पार्टी जहां पे रहता है या बिजनेस करता है, जहां पे वर्क फॉर गेन के लिए कोई भी काम करता है, उसी एरिया में आप केस फाइल करोगे। ठीक है। अब इसके बाद देखो सारे मैटर में मैंने सेम वही बातें लिखी हैं जो पीछे मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। देखो सेक्शन 49 में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन 35, 36, 37, 38, 39 वाला ही लगाना जो अपन ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रखा है। तो प्रोसीजर सबका सेम है, प्रोसीजर सबका सेम है। और यहां पे भी क्या होगा कि इसके पास भी क्या राइट है, रिव्यू करने का राइट है। समझा। बस एक तुम्हें याद रखना है बहुत अच्छे से, वो कौन सा वाला, डिस्ट्रिक्ट वाला। डिस्ट्रिक्ट याद रखो और सब कुछ बार बार उसको रिपीट करते रहो, किसमें, नेशनल में और स्टेट में। अब देखो नेशनल कमीशन पे आओ, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है नेशनल। अच्छा यहाँ पे भी वही है बेटा, जिस तरीके का जजमेंट डिस्ट्रिक्ट ने दिया था ना, क्या दिया था, डिफेक्ट रिमूव करो, गुड्स रिप्लेस करो, पैसा वापस करो, कॉम्पनसेशन दो, वो सेम ये भी यहाँ पे देगा। ठीक है। अब बताओ डिस्ट्रिक्ट के बाद अब कहाँ जाओगे, कितने से अमाउंट ज़्यादा होगा, 1 करोड़ से, सॉरी 10 करोड़ से ज़्यादा होगा। अब इनके पास भी कौन कौन से जुडिक्शन होंगे, ओरिजिनल जुडिक्शन मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा वाला, दूसरा रिवर्जनरी जुडिक्शन मतलब किसका, स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेगा, सेक्शन नंबर 115। फिर रिव्यू वाला जुडिक्शन सेक्शन नंबर 114। और फिर एपलेट जुडिक्शन किसका वाला, एसआरसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहाँ जाएगा, एनआरसी। तीनों में एक बात कॉमन है, 50% ही अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है। मतलब डीआरसी के अगेंस्ट अपील कहाँ, तो इसके ऑर्डर का, एसआरसी के अगेंस्ट अपील कहाँ, तो इसके ऑर्डर का, और एनआरसी के अगेंस्ट अपील कहाँ, तो इसके ऑर्डर का यहाँ पे जमा करो, फिर उसके बाद ही तुम्हारा अपील हम लेंगे, अदरवाइज अपील नहीं लेंगे। लॉजिक बिल्कुल समझा चुका हूँ, इसलिए ताकि जेन्युइन केस फाइल
हो सके। अदरवाइज एरी गैरी कोई भी इंसान सड़क पर भिखारी भी आके अपील करेगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो देखो, अब देखो नेशनल कमीशन को कौन डिसाइड अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन यहाँ भी प्रेसिडेंट होंगे और कम से कम 4 मेंबर होंगे, और बाकी के अदर मेंबर्स कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम वही लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन, देन मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, टर्म्स ऑफ ऑफिस, रिमूवल, ये सब कौन डिसाइड करेगा? अच्छा, यहाँ पे काम करने वाले लोगों का बेटा एक एज होता है 5 साल, 5 साल, या फिर प्रेसिडेंट का रहेगा 70 ईयर्स और अदर मेंबर्स का रहेगा 67 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। और ये आफ्टर 5 साल, जैसे मान लो मैं 35 की एज में अपॉइंट हुआ, लेकिन हाँ एक बात और याद रखना, 35 से पहले अपॉइंटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। 35 का एज, तो 35 से 5 40 जाऊँगा कहाँ तक? कब तक मेरा ऑफिस है? 67। तो ऐसा कर करके मैं 67 ईयर की एज तक जॉब कर सकता हूँ। एवरी ईयर 5-5 साल के लिए, सॉरी हर एक 5 साल के ब्लॉक के लिए मैं अपॉइंट होऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए ब्लॉक के लिए अपॉइंट हो गया तो 5 साल के बाद ही जाना है। 5 साल के अंदर में तेरे पाप कर्म पकड़े गए, तूने कुछ गलत किया तो मैं पहले भी बाहर निकाल सकता हूँ। क्लियर है? चलो, और बाकी देखो सारी बातें सब कुछ सेम लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी 35, 36, 37, 38 सब कुछ सेम रहेगा जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाले में पढ़ा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या हो गया? एक बार डिस्ट्रिक्ट का वो पूरा प्रोसीजर अच्छे से पढ़ जाना और सारे प्रोसीजर वही शेप के आना। ठीक, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है। क्लियर? चलो, तो ये तुम्हारा ये टॉपिक बेटा खत्म हो गया, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका मेन पार्ट सिर्फ कौन सा वाला पार्ट है? डिस्प्यूट वाला। और याद रखना इस चैप्टर से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो केस स्टडी या तो तीनों में से किसी एक का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का प्रोसीजर। क्लियर? चलो, तो हमने बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निपटा दिए। अच्छा, इसका एक फाइन देख लो, सबसे लास्ट पेज पे फाइन लिखा हुआ है, 27 पेज पे लिखा हुआ ना, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। डिस्ट्रिक्ट ने बोला, स्टेट ने बोला, नेशनल ने बोला, तूने उनके ऑर्डर को नहीं माना तो 1 महीने से लेके बेटा 3 साल तक का वो जेल लगा सकते हैं, और साथ में 25,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन भी लगा सकते हैं। ध्यान से, ये फाइन इन एडिशन होगा उनकी बातें ना सुनने को। जो ऑर्डर दिया वो तो है ही है, ये फाइन किस लिए है कि तुमने उनकी बातें विद इन द टाइम कंप्लीट नहीं की, उसका फाइन है। मतलब तुम ढीठ किस्म के इंसान हो ना, तो ढीठों लोगों के लिए ये फाइन बनाया गया, जितने लोग ढीठ होंगे। समझा? चलो, तो ये हमारा टॉपिक बेटा खत्म, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अभी और करेंगे, रुको 1 मिनट।